सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, माय नेम इज़ अंकित एंड आज हम बात करने जा रहे हैं अपने सीटेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के बारे में, जो कि हमारा एग्ज़ाम हुआ था 21 दिसंबर को सीटेट का। उसके हमने जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, जो कि मैथ्स कंटेंट के क्वेश्चंस हैं, वो कर लिए हैं। वो थे टोटल 15, वो लास्ट वीडियो में हमने देखा था। और आज हम जानेंगे हमारे जो मैथ्स जो हमारा सीटेट एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस आए थे, वो सारे के सारे आज हम डिस्कस करेंगे। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले जो हमारा 16 दिसंबर का एग्जाम हुआ था उसके भी मैथ्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो हमने सॉल्व कर रखे हैं, चाहे वो मैथ्स कंटेंट हो चाहे मैथ्स पेडागोजी हो। उसका भी लिंक दे रखा है मैंने, नीचे प्लेलिस्ट बना रखी है मैथ्स प्रीवियस पेपर करके, तो आप उसमें जाके अगर आपको वो देखना है तो वो देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसके अंदर हमें लिखा गया है, पहला क्वेश्चन है व्हाइल टीचिंग इन क्लास 1 मैथमेटिक्स क्लासरूम राधा इंट्रोड्यूसेस अ कंसेप्ट बाय शेयरिंग द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट विद द स्टूडेंट्स। कि एक क्लासरूम है फर्स्ट क्लास का, उसके अंदर उसकी टीचर है, वहाँ पे एक टीचर है राधा नाम की, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, वो एक कंसेप्ट को क्या कर रही है, समझाने जा रही है बच्चों को, ठीक है। ये नहीं पता कौन सा कंसेप्ट है। तो वो क्या बोल रही है बच्चों से, देयर वर 4 चिल्ड्रन इन द कार, कि कार के अंदर 4 बच्चे थे। 1 चाइल्ड गॉट आउट, एक बच्चा बाहर आ गया। नाउ देयर आर 3 चिल्ड्रन इन द कार, कि अब कार के अंदर कितने बच्चे हैं, 4। अब कार के अंदर 3 बच्चे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अबव कॉन्टेक्स्ट, कि जो ये हमें सिचुएशन दी गई है इसके रिगार्डिंग जो 4 स्टेटमेंट नीचे दिए गए इनमें से कौन सा सही है। तो बच्चों, जो हमारा पहला ऑप्शन है उसके अंदर हमें दे रखा है चिल्ड्रन विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडिशन एज ऑगमेंटेशन, कि जो बच्चे हैं वो एडिशन की अंडरस्टैंडिंग को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। लेकिन जैसा कि आपको सिचुएशन में देखा तो उसमें तो एडिशन की बात ही नहीं हो रही है, उसमें किसकी बात हो रही है, सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। तो जितने भी ऑप्शंस के अंदर एडिशन है या जितने भी ऑप्शंस के अंदर हमें योग के बारे में कहा गया है वो सारे क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा, जो सेकंड ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरे ऑप्शन में लिखा है चिल्ड्रन विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन एज रिडक्शन, कि जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो सब्ट्रैक्शन सीख जाएंगे। और कैसे सीखेंगे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, कि किसी चीज में से किसी चीज को कम कर दिया तो इसको क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो गाइस, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जो फोर्थ ऑप्शन है उसके अंदर आप देखेंगे चिल्ड्रन विल रिलेट ऑगमेंटेशन एंड रिडक्शन एज इनवर्स ऑपरेशन, लेकिन इसमें तो कहीं सब्ट्रैक्शन की बात ही नहीं की गई है। इसमें जो बात की गई है वो ऑगमेंटेशन और रिडक्शन की गई है, तो ये भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं होगा। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर हमें दिया गया है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज इन मैथमेटिक्स एट प्राइमरी स्टेज इंक्लूड्स, कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जब टीचर पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से क्वेश्चंस करता है ताकि वो ये जान सके कि बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे, साथ ही साथ वो क्या गलतियां कर रहे हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो उन्हें डिफिकल्ट लग रहे हैं। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जो समेटिव असेसमेंट होता है वो क्या होता है, जब साल के लास्ट के अंदर जब हमारे एग्जाम होते हैं 3 घंटे वाले, उसको क्या बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो अब हमें ये दे रखा है कि इसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से बताना है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है या फिर जो रचनात्मक मूल्यांकन है उसमें से कौन कौन सी चीजें इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन एरर्स इन मैथमेटिक्स, कि जो बच्चों की कॉमन एरर्स होते हैं नॉर्मल, जो कि ज़्यादातर बच्चे करते हैं, उनको ढूंढना। दूसरा ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स इन मैथमेटिक्स लर्निंग एंड इम्प्रूविंग पेडागोजी, कि जब बच्चे को हम सिखा रहे हैं तो उसकी लर्निंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन कौन से एरिया हैं जिसके अंदर उसे दिक्कत आ रही है, और फिर क्या करना, जब हमें ये पता लग जाए जिस भी एरिया में दिक्कत आ रही है फिर उसको क्या करना, इम्प्रूव करना, उसकी पेडागोजी को क्या करना, इम्प्रूव करना। ये मेरे को बिल्कुल सही आंसर लग रहा है। जो थर्ड वन है ग्रेडिंग एंड रैंकिंग द स्टूडेंट, कि बच्चों को ग्रेड कर देना कि तू फर्स्ट ग्रेड का है, तू सेकंड ग्रेड का है, तू फर्स्ट आया, तू सेकंड आया, ये तो नहीं होगा। एंड फोर्थ वन इज टेस्टिंग प्रोसीजरल नॉलेज, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स इन मैथमेटिक्स लर्निंग एंड इम्प्रूविंग पेडागोजी, और हिंदी में है गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, कि जो जब हम डिडक्टिव मेथड के थ्रू पढ़ाते हैं बच्चों को, जिसको हम बोलते हैं
निगनात्मक विधि, कि जब बच्चों को निगनात्मक विधि के थ्रू पढ़ाया जाता है तो जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा उससे मेल नहीं खाता। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडक्टिव मेथड और जो डिडक्टिव मेथड है वो होता क्या है। ठीक है, तो जो हमारा इंडक्टिव मेथड होगा, तो इंडक्टिव मेथड में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम किस पे जाते हैं, एग्जाम्पल्स पे जाते हैं, और फिर उससे किस पे जाते हैं, उससे आते हैं हम रूल्स पर। ठीक है, और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले हम रूल्स सीखते हैं या सिखाते हैं बच्चों को, फिर क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स पर जाते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो ऐसे ही बोल सकते हैं, मान लीजिए आपको बच्चों को एक कंसेप्ट पढ़ाना है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स का। ठीक है, तो अगर एक टीचर इस तरह से पढ़ाता है कि वो पहले क्या कहता है, बच्चों को कहता है कि बच्चों ये देखो कि ये जो चूहा है ये सांस लेता है या नहीं लेता, तो बच्चे कहेंगे हाँ लेता है। तो फिर वो कहेंगे, फिर टीचर कहता है कि बच्चों मान लो पक्षी है वो सांस लेता है या नहीं लेता, तो बच्चे कहेंगे हाँ लेता है। वो मूव कर सकता है या नहीं कर सकता, हाँ वो मूव कर सकता है। तो यहाँ पे क्या किया, टीचर ने पहले 2 एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल और ले लिया इसी तरह का। ठीक है, उसके बाद टीचर अगर ये बताती है कि जितने भी हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सांस ले सकते हैं और जो मूव कर सकते हैं, या जितनी भी थिंग्स हैं इस यूनिवर्स के अंदर जो सांस लेती हैं और जो क्या करती हैं, मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या किया टीचर ने, सबसे पहले किस पे गया, एग्जाम्पल पे गया, जो कि उसने बच्चों से पूछा कि एक चूहा क्या सांस लेता है नहीं लेता, वो ग्रो होता है या नहीं होता। ठीक है, उसके बाद उसने कोई और एग्जांपल लिया, एक बर्ड का एग्जांपल ले लिया, फिर किसी ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लिया, और देन फिर उसने बच्चों को बताया कि जितनी भी चीजें क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, सांस लेती हैं, मूव होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं लिविंग थिंग्स। तो फिर टीचर किस पे गया, रूल पे गया। तो इस तरह की जो क्या नाम है, मेथड होता है, विधि होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको बोलते हैं आगनात्मक विधि। ठीक है, और जो दूसरी विधि है उसके अंदर क्या करते हैं हम, पहले हम बच्चों को ये बता देंगे सीधा कि जितनी भी चीजें लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो ग्रो करती हैं, वो सांस लेती हैं और वो मूव करती हैं। और फिर बच्चों से क्या कहेंगे, अपने डे टू डे लाइफ में उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स बताओ। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं इन चारों जो हमारे स्टेटमेंट्स दिए इसके अंदर कौन सा उससे मैच करता है, किससे, डिडक्टिव मेथड से। दिस मेथड सेव्स टाइम एंड एनर्जी बोथ फॉर स्टूडेंट एंड टीचर। जो ये मेथड होता है इसके अंदर जो स्टूडेंट होता है और जो टीचर होता है दोनों की टाइम और एनर्जी बचती है। हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे अगर बच्चों को पहले रूल बता दिया तो उनके लिए सीखना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, वो उन्हें थोड़ा कम टाइम लगेगा। जो हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला पीरियड होता है जिसमें जो टीचर होता है वो कंसेप्ट्स को बच्चों से ही निकलवाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जब डिडक्टिव मेथड के थ्रू पढ़ाते हैं तो कम टाइम लगता है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, आंसर हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा अगला ऑप्शन है उसमें ये दिया गया है कि इसमें तथ्य और सूत्रों को स्मरण करने पर, मतलब उन्हें याद करने पर बढ़ावा दिया जाता है। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ऐसा होता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, पहले रूल्स पढ़ा देते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ा देंगे और बच्चों को कहीं ना कहीं उनको क्या करना होगा, मेमोराइज करना होगा। ठीक है, तो ये भी आंसर हो सकता है। अगला जो ऑप्शन है उसमें क्या लिखा है, इन दिस मेथड लर्नर प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर। तो ये भी क्या है, ये भी एक ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले हम चीज़ों को जनरली देखते हैं कि जितनी भी, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि जितनी क्या है लिविंग थिंग्स है, सारी की सारी लिविंग थिंग्स क्या होती है, मूव करती हैं, ग्रो करती हैं एंड सांस लेती हैं। तो ये क्या है, एक जनरल स्टेटमेंट है, ये क्या है, एक सामान्य बात है ना। और फिर हम किस पे जाएंगे, स्पेसिफिक चीज़ों पर जाएंगे, किसी एक विशिष्ट चीज़ पर जाएंगे। जैसे कि फिर हम देखेंगे कि चूहा आपका लिविंग थिंग है या नहीं है, फिर देखेंगे कॉकरोच लिविंग थिंग है या नहीं है, या फिर और भी कोई इस तरह से, जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, एक लड़का है, वो लिविंग थिंग है या नहीं है, एक बुक लिविंग थिंग है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी ठीक है। तो जो हमारा अगला ऑप्शन है उसमें लिखा है दिस मेथड हेल्प्स द लर्नर टू डिस्कवर लॉस फॉर्मूला एंड टू जनरलाइज। तो ये क्या है, ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो किस में पाया जाता है, ऐसा इंडक्टिव मेथड में पाया जाता है, जो कि कौन सा था, ये वाला था, जिसके अंदर हम पहले एग्जाम्पल सीखते हैं और फिर रूल्स पे जाते हैं। क्योंकि जब हम एग्जाम्पल सीखते हैं तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी आती है और उससे हम धीरे धीरे करके कहाँ पहुंच जाते हैं, रूल्स पे पहुंच जाते हैं, जो कि हमारा फोर्थ ऑप्शन में लिखा है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा फोर्थ वन, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, नॉट बताना है। क्या बताना है, नॉट। तो जो हमारा अगला ऑप्शन है इसके अंदर हमें दिया गया है कि मैथमेटिक्स
is hierarchical in nature and the concepts are logically structured and connected. Which of the following statements most appropriately explain this? ठीक है, कि जो हमारी मैथ है, जो हमारा गणित है, वो क्या है, उसके अंदर एक हायरार्की है। हायरार्की क्या होती है? जैसे सबसे पहले मैथ्स में कहाँ से ये स्टार्ट होती है? डिजिट से होती है ना? फिर किस पे आती है? फिर नंबर्स पे आती हैं। फिर नंबर्स के बीच हम क्या सिखाते हैं? एडिशन सिखाते हैं। फिर सिखाते हैं मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड, है ना? इसके बाद और भी कंसेप्ट हैं, वो नीचे नीचे चलते रहते हैं ना? इस तरह से चीजें चलती रहती है। मतलब कि एक तरह का क्या है, एक तरह का सिस्टम है, उसे ही हम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर हायरार्की। ठीक है, और कंसेप्ट्स क्या है? लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड है और कनेक्टेड है। कि जो कंसेप्ट्स हैं वो क्या है? लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड है, कि कौन सी चीज पहले सिखानी है, कौन सी बाद में सिखानी है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है तो उसे आप पहले क्या सिखाओगे? एडिशन सिखाओगे, ये तो नहीं है मल्टीप्लाई सिखाओगे, है ना? तो ये क्या है? लॉजिकली, तो ये क्या है? लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड। अब बात आ गई कनेक्टेड की, कि कंसेप्ट्स आपस में क्या है? लॉजिकली कनेक्टेड भी है। तो आप खुद देखिए कि जो एडिशन है और जो मल्टीप्लाई है वो क्या होता है? आपस में कनेक्टेड होता है ना? क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे अगर हमें किसी चीज को ऐड करना है, 2 + 2 + 2 करना है, इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 × 3। तो ये क्या हो गया? लॉजिकली कनेक्टेड हो गया। सेम किस में होता है? डिवाइड और सब्ट्रैक्ट में भी होता है। ठीक है, तो हमें ये स्टेटमेंट दी गई है, तो अब हमें ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो ये बात है इसको क्या कर रहे हैं? इसका समर्थन कर रहे हैं या इसके साथ मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला है मल्टीप्लिकेशन फॉलोज एंड बिल्ड्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ एडिशन। कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके कंसेप्ट पर बेस है? वो एडिशन के कंसेप्ट पर बेस है। तो ये ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि मल्टीप्लाई किसके कंसेप्ट पर बेस होता है? एडिशन के पे। कहीं ना कहीं दोनों क्या होते हैं? कनेक्ट होंगे। तो ये क्या है? सही है। जो अगला ऑप्शन है इसके अंदर में लिखा गया है, एडिशन एंड मल्टीप्लाई आर डिस्टिंक्ट कंसेप्ट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कि जो योग है और जो गुणन है वो क्या है? एक दूसरे से अलग है। क्या है? एक दूसरे से अलग है और दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। तो ये क्या है? ये गलत है। ठीक है, तो जिस ऑप्शन के अंदर हमारा बी होगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जिसके अंदर बी एंड सी है वो भी गलत हो गया। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है जिसके अंदर ए, बी एंड डी है वो भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा ए एंड डी है जो कि सेकंड ऑप्शन है, और सी एंड डी है जो कि फोर्थ ऑप्शन है, उसमें से क्या ठीक होगा। ठीक है, तो अपने थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो जो हमारा अगला स्टेटमेंट है उसके अंदर लिखा है, मैथमेटिकल कंसेप्ट शुड ओनली बी असेस्ड थ्रू समेटिव असेसमेंट। मतलब कि जितने भी हमारे मैथमेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं, जैसे कि हम बच्चों को सिखाते हैं मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड या फिर प्लेस वैल्यू या और भी कोई हमें कंसेप्ट सिखाया, ठीक है, तो उसको अगर हमें ये देखना है कि बच्चों को आया या नहीं आया, उसका अगर मूल्यांकन करना है तो हम केवल समेटिव असेसमेंट के थ्रू करें। अब ये समेटिव असेसमेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जब साल के अंत के अंदर केवल जो एक 3 घंटे का एग्जाम होता है, केवल उसके थ्रू ही हम इसको क्या करें? असेस करें, उसका मूल्यांकन करें। तो ये क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो कई तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट का इस्तेमाल, और जो वो होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, कई तरह के टेस्ट बनाए जाते हैं ताकि ये जाना जा सके कि बच्चों ने कहाँ गलती की है। तो ये क्या है? हमारा ऑप्शन गलत है। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है, नंबर सेंस नीड्स टू बी डेवलप्ड बिफोर द कंसेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब कि बच्चों के अंदर ये जरूरी है कि उन्हें गिनती पहले आती हो, उन्हें नंबर्स के बारे में नॉलेज हो, और उसी के बाद हम तो सिखा पाएंगे ना कि जोड़ क्या होता है, घटा क्या होता है ना। तो ये भी क्या है? सही है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा जिसके अंदर हमारा ऑप्शन ए हो और हमारा ऑप्शन डी हो, जो कि है हमारा सेकंड ऑप्शन में ए एंड डी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन। तो जो हमारा अगला ऑप्शन है इसके अंदर लिखा गया है, द पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स इन हायर मैथमेटिक्स क्लासेस इज लेस देन मेल स्टूडेंट्स। इट मे बी बिकॉज कि जब हम बड़ी क्लासों में जाते हैं, 11वीं 12वीं तक हम जाते हैं, तो ये देखा गया है कि जो मैथ सब्जेक्ट है उसके अंदर जो लड़कियां हैं वो क्या है? वो कम पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, तो ये किस कारण से हो सकता है? तो हमें यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें ये बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट उसका रीजन हो सकती है। पहली स्टेटमेंट है, मेल स्टूडेंट आर बेटर एट मैथ एज कंपेयर टू फीमेल स्टूडेंट्स। कि जो मेल स्टूडेंट्स हैं, कि जो लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं, वो मैथ्स में ज्यादा बेटर होते हैं देन द गर्ल्स। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकंड है, मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड फीमेल स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एन एप्टीट्यूड फॉर स्टडिंग मैथमेटिक्स। कि जो
मैथमेटिक्स है वो क्या है, एक बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, और जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं उनके अंदर इतना दिमाग ही नहीं होता, उनके अंदर इतना एप्टीट्यूड ही नहीं होता है ना कि वो मैथमेटिक्स को सीख पाए। तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि एप्टीट्यूड का हमारे जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा अगला ऑप्शन है इसके अंदर में लिखा गया है टीचर एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन आर जेंडर, कि जो सोसाइटी है और जो टीचर्स है वो अलग तरीके से लेते हैं लड़कियों को, और वो ये सोचते हैं कि लड़कियां क्या करेंगी पढ़ के। इस वजह से ऐसा पाया जा सकता है कि बड़ी क्लासेस में, हायर क्लासेस में जो रेशियो है बॉयज का और गर्ल्स का वो क्या है, अलग पाया जाए, और लड़कियां क्या हो उसके अंदर बहुत कम पाई जाए। तो ये हमारा क्या हो सकता है, करेक्ट आंसर हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली सी। अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर में लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट हेल्पफुल इन डायग्नोस्टिंग स्पेसिफिक नेचर ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी। कि मान लीजिए हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, है ना, तो बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो अगर किसी बच्चे की किसी गलती को क्या करना है, डायग्नोस करना है, उसकी लर्निंग डिफिकल्टी को डायग्नोस करना है, तो किस किस चीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, हाँ ये करेक्ट आंसर है कि जब बच्चा क्लास में बैठता है, खेलता है, पढ़ता है, तो वो क्या क्या चीजें करता है। तो एज अ टीचर आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको देख सकते हो कि वो क्या कर रहा है, उससे आपको आइडिया लगेगा कि बच्चा कोई चीज या कोई गलती क्यों कर रहा है। ये सही है। एनालिसिस ऑफ ओरल रिस्पॉन्सेज, कि जब बच्चा आपके क्वेश्चंस का आंसर्स दे रहा है, किस तरह से क्लास के अंदर रिस्पॉन्ड कर रहा है, आपस में बच्चों से बात कर रहा है, उसका क्या करना, उसका एनालिसिस करना। ठीक है, तो ये भी क्या हो सकता है, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। रिटन वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स, कि जो बच्चे लिख रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, अपनी कॉपियों में लिख रहे हैं, तो ये भी क्या हो सकता है, ये भी एक तरीके का टूल हो सकता है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज क्यूमुलेटिव एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। तो जो क्यूमुलेटिव और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं, इसके लिए मैंने ना एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा, आप जाके उसको देख लीजिए। बट मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। ये बेसिकली क्या होते हैं, कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं बच्चे के बारे में। मान लो बच्चा जब पूरे साल के साल पढ़ता है, तो टीचर ना उसको ऑब्जर्व करता है और कुछ बातें ना उसके बारे में स्पेसिफिक लिख लेता है, मतलब उसके बारे में डाटा गैदर कर लेता है। डाटा इसलिए गैदर करता है ताकि कल को आके लास्ट में टर्म एंड में ये देख पाए कि बच्चे ने कितने परफॉर्मेंस की है, कितनी इंप्रूवमेंट की है। ठीक है, तो ये भी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। एंड लास्ट वन इज एप्टीट्यूड टेस्ट, कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है, बेसिकली ये क्या होता है, जब मान लीजिए जैसे एक छोटा बच्चा, उसका क्या होता है, जब किसी स्कूल में एडमिशन होता है ना, तो हम वहां पे जाते हैं, तो वो अपना एक टेस्ट लेते हैं, है ना, इस तरह से। उसके अंदर हमें देंगे क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन दे देंगे, है ना, हिंदी के दे देंगे, इंग्लिश के दे देंगे, है ना, इस तरह से क्वेश्चन दे देते हैं ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस तरह का जो टेस्ट होता है, उससे तो केवल ये पता लगेगा ना कि बच्चों को कितना आता है, समझे। उससे ये पता लगेगा केवल कि बच्चे को मैथ्स आता है नहीं आता, हिंदी आती है नहीं आती, या मल्टीप्लाई आता है नहीं आता, उसको एबीसीडी आती है नहीं आती। लेकिन ये तो नहीं पता लगेगा ना कि उसके ना आने के पीछे क्या कारण है, उसकी जो लर्निंग डिफिकल्टी है उसका क्या रीजन है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि कौन सी चीज ऐसी है जो कि हेल्प नहीं करेगी डायग्नोस करने में, ढूंढने में कि बच्चे को क्या लर्निंग डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली ई। तो जो हमारा अगला ऑप्शन है इसके अंदर में दे रखा है कि एक बच्चा है, वो क्या करता है, अगर उसे सॉल्व करना है, अगर उस बच्चे को ये सॉल्व करना है 34 × 6, ठीक है, तो वो कैसे सॉल्व कर रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है, पहले 30 + 4 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 6 से, फिर इसी चीज को कैसे लिख रहा है, 30 × 6 प्लस लिख रहा है 4 × 6, और इसको फिर ऐसे यहाँ पे 180 और 24, और देन फिर यहाँ पे सॉल्व करके आंसर ला रहा है ना। तो जो इस तरह का बच्चा है उसके अंदर कौन सी बात पाई जाएगी कि जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जो लाइंस दी गई हैं, उसमें से कौन सी बात उस बच्चे के बारे में ट्रू है, जो कि मल्टीप्लाई को इस तरह से कर रहा है कि द स्टूडेंट हैज कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ मल्टीप्लाई एंड इज एबल टू कम्युनिकेट इट थ्रू डीकम्पोजिशन मेथड, कि जो बच्चा है उसको कंसेप्चुअल नॉलेज है मैथ की, हाँ वो तो दिख रहा है कंसेप्चुअल नॉलेज है। अब बात आ गई, और वो उसको किसके थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है, सिंपल सा वर्ड है, कुछ नहीं है। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है
टू ब्रेक, टू ब्रेक, या फिर तोड़ना, क्या करना, तोड़ना। तो एज यू कैन सी यहां पे क्या कर रहा है बच्चा, इस वाले क्वेश्चन को क्या कर दिया उसने, तोड़ दिया, स्मॉलर पार्ट्स के अंदर तोड़ दिया। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो यही वाला होगा, ठीक है। अब अगला जो है, इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड एल्गोरिदम, कि ये एक सही तरीका नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। द स्टूडेंट डज नॉट हैव कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कि जो बच्चा है उसको कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं होती तो कैसे करता, ठीक है। जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है, इट इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, कि इस तरीके से केवल तुक्के मारे जा सकते हैं, तो ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, ए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर एसोसिएटेड विद टीचिंग ऑफ शेप्स, स्पेस एंड मेजर्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। कि जब बच्चों को हम ये सिखा रहे हैं, शेप्स सिखा रहे हैं, जो चीजें होती हैं, अलग अलग तरह के आकार होते हैं, उनके बारे में पढ़ा रहे हैं, स्पेस के बारे में पढ़ा रहे हैं, और मेजर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि चीजों को नापना, मापना, तो कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होंगी, ठीक है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है डिस्कवरिंग सिमेट्रीज एंड एक्वायरिंग अ सेंस ऑफ एस्थेटिक। तो जिन बच्चों को नहीं पता सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री में बता देता हूं कि जब कोई फिगर, मान लीजिए कोई फिगर है, ये देखो, है ना, ये क्या है, एक फिगर है, कुछ बच्चों को और कुछ भी लग रहा होगा, मान लीजिए इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूं, क्या कर दूं, ऐसे। तो ऐसे जब हम फोल्ड करेंगे तो क्या आएंगे, दो इक्वल पार्ट आएंगे, ये वाला हिस्सा, ये वाला, है ना, और जो ये, ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होंगे, एक जैसे होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्री, ठीक है। कि जो बच्चा है उसके अंदर कौन सी स्किल होनी चाहिए, कि वो सिमेट्री को पहचान सके और उसके अंदर क्या करे, एक सेंस को डेवलप करे, एस्थेटिक सेंस को, ठीक है, कि हर चीज क्या है, अलग है। एंड गाइस जो हमारा अगला ऑप्शन है इसके अंदर हमें दिया गया है एसोसिएटिंग नंबर्स विद कंसेप्ट्स लाइक एरिया एंड पेरीमीटर, कि जो नंबर्स हैं उनको जो हमारे कंसेप्ट है, जैसे कि एरिया का कंसेप्ट है या पेरीमीटर का कंसेप्ट है, उनको क्या करना, उनके साथ एसोसिएट कर देना। तो मान लीजिए एक बच्चा है जिसको ये तो पता है कि ये क्या होता है, एरिया होता है, और सेम फिगर लें तो जो इसका होता है, ये चीज क्या होती है, ये जो मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, ये क्या होता है, पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो इसी चीज को क्या करना, नंबर्स की फॉर्म में बच्चे को सिखा देना। तो ये भी स्किल क्या होनी चाहिए, बच्चे के अंदर होनी चाहिए, कि जब बच्चों को शेप्स के बारे में या फिर आपको मेजर्स के बारे में, चीजों को कैसे नापना है, कैसे मापना है, जब उनको इन चीजों के बारे में पढ़ाया जाना है, तो ये भी स्किल जो है बच्चों के अंदर पाई जानी चाहिए, कि बच्चों को एरिया क्या होता है वो तो पता है, पेरीमीटर क्या होता है वो तो पता है, बट उसको नंबर्स की फॉर्म में भी बता दिया जाए, ठीक है। जो हमारा अगला ऑप्शन है उसमें दिया गया है प्रमोटिंग अर्ली न्यूमरेसी अमॉन्ग लर्नर्स, कि जो बच्चे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी क्या करना, उन्हें नंबर सिखा देना। सीधा क्या करना, फोकस इस बात पे करना कि उन्हें नंबर सीख जाएं, वो जल्दी से नंबर्स के साथ कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दें, उसके साथ ऑपरेशंस करना स्टार्ट कर दें। तो ये क्या है, ये तो गलत है। तो जो अगला है वो है इंटीग्रेटिंग मैथमेटिक्स विद साइंस ओनली, कि जो साइंस की जो मैथ्स है उसको केवल किससे इंटीग्रेट करें, केवल साइंस से करें। तो ये भी क्या है, ये भी गलत है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो वाला ऑप्शन है जिसके अंदर ए और बी सही होगा। तो ए और बी किस में सही है, सेकंड ऑप्शन में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी, ठीक है। तो जो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फ्रेज मैथमेटिक्स बिगिंस एट होम, कि जो मैथमेटिक्स है वो घर पे ही शुरू हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स टू देयर चिल्ड्रन, कि जो पेरेंट्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाने के लिए। कुछ हद तक सही है लेकिन पूरी तरह से नहीं, ठीक है। प्लेंटी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज आर अवेलेबल एट होम, कि बहुत तरह के लर्निंग रिसोर्सेज, बहुत तरह के अधिगम के साधन क्या है, घर पे ही क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। और जो उसका एनवायरनमेंट होता है उसको भी यूज किया जा सकता है बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाने के लिए। तो मान लीजिए जैसे एक बच्चा है, तो हमारे घर में देख लो, हमारे घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, टीवी हो गया, हमारे घर के अंदर इस तरह के पेन होते हैं, बुक्स होती हैं, और भी बहुत तरह की चीजें होती हैं। तो बच्चों को इनके थ्रू भी तो सिखाया जा सकता है ना, कंसेप्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सिमेट्री, है ना, शेप्स, ये सारी चीजें क्या है, बच्चों को सिखाई जा सकती है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन।
होमवर्क इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स, ये गलत हो जाएगा। होम ट्यूटर्स कैन हेल्प लर्नर्स टू एनहेंस मैथमेटिकल स्किल्स, तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड वन। When asked to solve a word problem, a children often comment, if you tell me which operation to use, I will solve it. कि जब भी एक छोटे बच्चे को, कई बार आपने देखा होगा अगर आप ट्यूशंस पढ़ाते हैं तो जब हम उन्हें मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स देंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, कि अगर हम उन्हें इस तरह की स्टेटमेंट देंगे, मान लो एक बच्चा है, उसे अगर हम बोलते हैं कि ये एक स्क्वायर दे दिया, ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, अगर हम उससे बोलते हैं कि इसका टोटल पेरीमीटर बता दो, फाइंड पेरीमीटर, तो वो फिर तो इजिली निकाल दे रहा है क्योंकि उसे पता है वो सबको ऐड कर दे रहा है ना। लेकिन अगर सेम सिचुएशन को और सेम क्वेश्चन को अगर मैं इस फॉर्म में दे रहा हूं कि देयर इज ए फिगर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड इट्स वन साइड is 4 centimeter. Find its perimeter. तो जब बच्चे से ऐसे बोला जा रहा है, इस तरह की फॉर्म में दिया जा रहा है, तो वो बच्चा क्या बोलता है ना, जब स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया जा रहा है कि आप मेरे को ये बता दो इसमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, डिवाइड करना है या सबट्रैक्ट करना है, तो मैं कर लूंगा। तो इस तरह के बच्चा क्या है, इसका क्यों बोल रहा है इस तरह से, तो जो बच्चा है वो इस तरह से आंसर क्यों कर रहा है। चिल्ड्रन डू नॉट लाइक वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड सीक एक्सक्यूजेस, कि बच्चों को वर्ल्ड प्रॉब्लम करना पसंद नहीं होता, इसलिए वो क्या ढूंढते हैं, बहाने ढूंढते हैं, ये क्या है, गलत है। चिल्ड्रन हैव फोबिया टुवर्ड्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स या वर्ड प्रॉब्लम्स, कि जो बच्चे हैं उनके माइंड के अंदर डर बैठ गया है वर्ड प्रॉब्लम्स के टुवर्ड्स, ठीक है, तो ये क्या है, सही है। लेकिन आपको ये सोचना है कि डर बैठने के पीछे रीजन होगा, तो वो रीजन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चिल्ड्रन लैक कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, हाँ, तो जो ये है ये करेक्ट आंसर है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कम है या उसकी कमी है। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स क्या होती हैं कि कोई स्टेटमेंट दी गई है उसको पढ़ना और उसका मतलब समझना, और जो उस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है उसके लिए हमें करेक्ट जो भी हमें करना है, उसमें डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, उसको करना और फिर आंसर बताना, ठीक है। तो ये क्या होती है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो बच्चों के अंदर या जिस बच्चे के अंदर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इस तरह की कम होंगी वो ही बोलेगा कि आप मेरे को बता दो कि इसके अंदर करना क्या है, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा थर्ड वन। चौथा है चिल्ड्रन आर लेजी, तो ये भी क्या है, गलत है। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दिया हुआ है कि एक टीचर है प्राइमरी स्कूल का और उसको अपनी प्राइमरी क्लासेस के अंदर क्या पढ़ाना है, ज्योमेट्रिक शेप्स पढ़ानी है, जो ज्यामिति की आकृतियां होती है ना वो सब पढ़ानी है, ठीक है। तो उस टीचर ने क्या किया, उसने एक सर्टेन ऑर्डर बना लिया एक्टिविटीज़ का कि मैं बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें कराऊंगा, उसका एक तरह का क्या बना लिया, ऑर्डर बना लिया, ठीक है। और उस ऑर्डर को हमें एक सीक्वेंस में दे रखा है जो कि है रैंडम। रैंडम मीन्स ऊपर नीचे करके दे रखा है, और वो सारे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 स्टेटमेंट्स, और हमें ये बताना है कि उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन है इसके अंदर ये लिखा गया है, स्टूडेंट्स एक्सप्लोरिंग द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, कि जो अलग अलग जो छात्र हैं वो विभिन्न तरह की आकृतियों की जो एक विशिष्ट उनकी क्या खूबियां हैं या उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, सीधा उनको ही क्या करने लगे, एक्सप्लोर करने लगे, उनके बारे में जानने लगे। तो ये तो पहले नंबर पर नहीं आएगा एक्टिविटीज के अंदर, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ नई सीखते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले उसके बेसिक वर्जन से स्टार्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अगर एक बच्चा है और अगर हमें उसे पढ़ाना है ट्रायंगल के बारे में, किसके बारे में पढ़ाना है, ट्रायंगल के बारे में, तो हम सीधा उसे ये थोड़ी बताते हैं कि तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, सीधा ये थोड़ी बताएंगे, है ना। या फिर ये थोड़ी बताएंगे कि 5 तरह के ट्रायंगल होते हैं, 5 टाइप्स या 4 टाइप्स जो भी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उसे क्या बताएंगे कि ट्रायंगल क्या होती है, एक शेप होती है जो कि 3 साइड से बनके इस तरह से बनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर नहीं जाएंगे। अगला जो ऑप्शन है उसमें लिखा है स्टूडेंट्स ड्राइंग 2D शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन देयर सराउंडिंग्स, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके आसपास जितनी भी 2D शेप्स हैं, 2D शेप्स कौन सी होती हैं, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया,
और कौन सा हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, मतलब जिनकी हाइट नहीं होती, जिनका थर्ड डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, कि उनकी ड्राइंग करेंगे बच्चे। तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, इसको भी देखते हैं आगे। स्टूडेंट्स आर गिवन कटआउट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड आस्क्ड टू रिकॉग्नाइज सिमिलर लुकिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। कि जो बच्चे हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या दे दिए, कटआउट्स दे दिए शेप्स के। मान लो एक दे दिया सर्कल का, एक दे दिया ट्रायंगल का, एक रेक्टेंगल का, है ना। और फिर क्या कहा गया है उनसे, उनसे कहा गया है कि उनके आसपास सराउंडिंग्स में जितनी भी सिमिलर शेप्स हैं, उससे मिलती जुलती जितनी आकृतियां हैं, उनको क्या करें, ढूंढें और पहचानें। मान लो एक सर्कल दिया और फिर बच्चे ने ढूंढा कि जो घड़ी होती है वो क्या होती है, वो भी गोल होती है। ट्रायंगल दिया तो बच्चे ने ये देखा, ये मतलब रिकॉग्नाइज किया और याद किया कि जो एक पिज्ज़ा का एक वो होता है, स्लाइस होता है, वो भी क्या होता है, एक ट्रायंगुलर शेप का होता है। तो इस तरह से रिकॉग्नाइज करना अपने सराउंडिंग्स के अंदर, ठीक है। जो अगला ऑप्शन है उसके अंदर हमें दिया गया है, स्टूडेंट्स आर एबल टू क्लासीफाई शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेम्स। ये जो बच्चे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स को क्या कर पाएं, क्लासीफाई कर पाएं। किस बेसिस पे कर पाए, अपने उनके नाम के बेसिस पर और उनकी जो खूबियां हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं, उनके बेसिस पर, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टीचर है, एज अ टीचर हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको क्या करना है, बच्चों को ईजी चीज से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा सी वाला ऑप्शन, जिसके अंदर हमें लिखा गया है कि छात्रों को भिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र कटआउट दिए गए और फिर उनसे कहा गया कि जो इनसे मिलती जुलती सिमिलर चीजें हैं हमारे सराउंडिंग्स के अंदर, उनको पहचाने और ढूंढे, ठीक है। सबसे पहले ये आएगा। तो जो कौन कौन से ऑप्शन है जिसके अंदर सी ऑप्शन सबसे पहले है, तो वो है 2 ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड वन एंड फोर्थ वन। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा और जो थर्ड ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे। अगला जो ऑप्शन होगा वो होगा स्टूडेंट्स ड्राइंग 2D शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन देयर सराउंडिंग। कि जब बच्चों ने ये जान लिया कि कितनी तरह की शेप्स होती हैं और हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन सी सिमिलर चीज़ें हैं जो कि उन शेप से मिलती हैं, अब बच्चों को क्या कहा जाए कि वो उस तरह की शेप्स, मतलब कि उस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, 2D ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको क्या करें, ड्रॉ करें, ठीक है। तो इसके बाद सी के बाद बी किस में है, सी के बाद बी है केवल हमारे सेकंड वाले ऑप्शन में। किसमें है, सेकंड वाले ऑप्शन में। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर वाला ऑप्शन, जिसके अंदर है सी बी ए एंड डी। और उसके बाद क्या आएगा, ए आएगा। ए क्यों आएगा, क्योंकि बच्चे फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो शेप्स हैं, अब उन्होंने ये भी जान लिया कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन सी शेप्स हैं, उन्होंने ड्राइंग भी बना ली। अब वो क्या करेंगे, उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा कि बच्चे जितने भी शेप्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स हैं, उनको ये आ गया है कि कौन सी शेप्स किस कैटेगरी के अंदर फॉल करती है और वो उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या कर पाएंगे, क्लासीफाई कर पाएंगे। तो जो उसका राइट आंसर है वो है 2, जिसमें ऑप्शन दिए गए सी बी ए एंड डी, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है फॉर टीचिंग ऑफ एडिशन टू नंबर्स क्लास सेकंड स्टूडेंट्स ए टीचर हैज ऑर्गेनाइज्ड एन एक्टिविटी यूजिंग कलर बीड्स। ठीक है, कि एक सेकंड क्लास की एक टीचर है, उसको अपने स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, एडिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, योग का उसे नियम पढ़ाना है। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो बीड्स होते हैं ना, बीड्स बेसिकली क्या होते हैं, मोती टाइप हो गए। उसने क्या किया, उस मोतियों का यूज किया उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से क्या होगा, दिस एक्टिविटी विल हेल्प टू डेवलप अमॉन्ग स्टूडेंट्स द फॉलोइंग। जो एक्टिविटी टीचर ने कराई, इस एक्टिविटी से बच्चों के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी डेवलप हो सकती हैं। हमारे ऑप्शन है एस्टिमेशन, विजुअलाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन। अनुमान लगाना, मान प्रदर्शन करना या फिर प्रदर्शन करना। ठीक है, तो जो एस्टिमेशन होता है, एस्टिमेशन मैंने आपको पिछली वीडियोस में सिखाया था। एस्टिमेशन क्या होता है, अंदाजा लगाना, कि हम अंदाजा लगाते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे बच्चा कोई अंदाजा नहीं लगा रहा। मान लो टीचर ने उसको क्या दिए, 2 बीट्स एक हाथ में दिए और 2 बीट्स एक हाथ में दिए और फिर बोला कि ये टोटल कितने हैं, तो यहाँ पे वो कोई अंदाजा नहीं लगा रहा है। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत है, कि अनुमान लगाना नहीं, इस तरह की कोई क्वालिटी या इस तरह की कोई स्किल बच्चे के अंदर नहीं आएगी। अगला ऑप्शन है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है
कि अपने दिमाग के अंदर एक इमेज बन जाना, मेंटल इमेज बन जाना। कि मान लो जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं 1+1 तो उनके दिमाग में इमेज नहीं बनती, लेकिन जब हम उनको थ्रू द बीट्स पढ़ाएंगे कि किसी जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके थ्रू पढ़ाएंगे तो क्या होगा, बच्चे के दिमाग में एक इमेज बनेगी कि 1+1 मीन्स 1 बीट प्लस 1 बीट, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये ठीक है। लास्ट वन इज रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी भी चीज को प्रदर्शन करना या प्रदर्शित करना, ठीक है। तो ये भी जो क्वालिटी है, ये भी जो स्किल है बच्चों के अंदर डेवलप होगी। क्यों होगी, क्योंकि बच्चे, मान लो बच्चों से अगर हम कहें कि बेटा 2+2 क्या होता है, तो बच्चे ये हमें दिखा सकते हैं कि 2 बीट्स पकड़ी और 2 बीट्स और पकड़ी और उनको क्या कर दिया, ऐसे एक साथ रख दिया और बता दिया कि 2+2 क्या हो जाएगा 4। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो होगा जिसके अंदर हमारा है बी एंड सी, और बी एंड सी किस में है, थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। मैं आपको ये जो चीजें हैं इतने स्लोली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इनको अच्छे से समझ पाए। वैसे आप अगर आपको सीधा ये क्वेश्चन करना था तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि सीधा आपको पता था ए ऑप्शन तो होगा नहीं, तो ए वाले सारे कट कर देते, ठीक है, और ओनली बी भी नहीं होगा, तो आप उससे सीधा ही आंसर निकाल सकते थे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है फॉर अ सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम 83 - 56 की एक प्रॉब्लम है, एक सवाल है, उसके अंदर हमें लिखा गया है 83 - 56, ठीक है। तो बच्चे ने इसको किस तरह से सॉल्व कर दिया, उसने ऐसे कर दिया सॉल्व, ठीक है। तो बच्चे ने किया क्या, बेसिकली इस 6 में से 3 को घटा दिया और इस 8 में से इस 5 को घटा दिया और आंसर लिख दिया, ठीक है। ये तो आपको पता है कि इसमें गलती है, तो एज अ टीचर कौन सी स्ट्रेटेजी होगी या कौन सी रणनीति होगी जो कि आप यूज करेंगे ताकि बच्चों के इस एरर को सही किया जा सके, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है कि अभ्यास के लिए इसी प्रकार के प्रश्न दें, कि बच्चों को इसी तरह के और बहुत सारे सवाल देते हैं, ठीक है। तो ये तो कहीं से भी सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चा पहले ही एक गलत कर रहा है, एक सवाल गलत कर रहा है, तो और सवाल देने से तो उसका कंसेप्चुअल जो नॉलेज है वो ठीक नहीं होगी, ठीक है। जो अगला ऑप्शन है वो है आस्क स्टूडेंट्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम वंस अगेन एंड रीचेक देयर आंसर्स, कि जो बच्चे हैं उनसे बोलें कि जो सवाल है उसको क्या करें, दोबारा करें और अपने आंसर्स को क्या करें, रीचेक करें, दोबारा चेक करें कहीं गलती तो नहीं की। ये ऑप्शन हो सकता है। अगला है प्रोवाइड एग्जांपल्स हैविंग 1 डिजिट नंबर्स एंड देन मूव टू 2 डिजिट, कि बच्चों को पहले क्या दे, 1 डिजिट वाले एग्जांपल दे, मतलब कि उनको ऐसे सवाल दे 9 - 5, 6 - 2, 3 - 1। तो आप एक बात देखेंगे इस तरह के ऑप्शन में तो ये वाला कंसेप्ट तो कहीं भी आएगा ही नहीं ना, कैरी वाला, है ना। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है, सही नहीं है। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है उसमें लिखा है कि रिविजिट द कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स, कि जो बच्चे हैं उनको क्या करें, जो प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट है उसको क्या करें, दोबारा बताएं, ताकि बच्चे जो नंबर्स हैं उनको रीग्रुप करना सीख जाएं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब बच्चों को ये पता लगेगा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, कि हमें इसके अंदर यहाँ से कैरी लेना होता है और फिर ये क्या बन जाता है, 13 बन जाता है, उसमें से 6 हो जाता है, और जो प्लेस वैल्यू का जो हमारा चार्ट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो वाला जो कंसेप्ट है वो सिखाएंगे, तो बच्चा इस तरह की गलती आगे से नहीं करेगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा डेट विल बी रिविजिटिंग द कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, की जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं या एक से ज़्यादा भी सही हैं, तो वो बताइए, ठीक है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ मेंटल कंप्यूटेशन स्किल अमंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन नीड्स टू बी एनकरेज्ड। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ना मेंटल कैलकुलेशन करने की स्किल को क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, उसको एनकरेज किया जाए, तो ये सही है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगला है द ओनली वे टू इम्प्रूव मेंटल कंपटीशन इज थ्रू ड्रिल एंड प्रैक्टिस। जो मेंटल कंपटीशन है उसको सही करने का केवल एक ही तरीका है और वो क्या है, थ्रू द प्रैक्टिस। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि हमारे एनसीएफ भी कहता है कि हमें ड्रिल एंड प्रैक्टिस पे जोर नहीं देना, हमें क्रिएशन ऑफ नॉलेज पे जोर देना है, कि बच्चा किस तरह से एक्टिविटीज करके खुद ब खुद कंसेप्ट को सीखे, ठीक है। तो
जो हमारा बी ऑप्शन तो नहीं होगा, तो हम सीधा ऑप्शन में जाएंगे और ये देखेंगे कि बी जिन भी ऑप्शंस के अंदर है उनको क्या कर देंगे, हम क्रॉस कर देंगे। तो जो पहला ऑप्शन है वो है ए एंड सी का, उसमें तो बी नहीं है। सेकंड वाले में है बी, वो भी आंसर नहीं होगा। थर्ड वाले में है बी, वो भी नहीं होगा। फोर्थ वाले में है बी, वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड सी। तो इस तरह से आपको सारी स्टेटमेंट्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा ही ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे होते हैं हमारे क्वेश्चंस खत्म। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे जो 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ था हमारा सीटेट पेपर 1 का, उसके अंदर मैथ्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो सारे हम देखेंगे। ठीक है, अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारा प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं, मैंने जो 16 दिसंबर का पेपर है उसका मैथ्स सेक्शन करा रखा है, और जो 21 दिसंबर का जो पेपर है सीटेट का, उसका भी मैथ्स सेक्शन क्लियरली करा रखा है। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उससे कोई डाउट है उससे रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि इन क्वेश्चंस को करने का और कोई बेहतर तरीका है तो उसको भी प्लीज़ मेरे को बता दीजिए, ताकि मैं भी आपसे सीख पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय।